हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अस्थाना गुरुकुल पे। दोस्तों, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और अब से इस चैनल पे सीबीएसई, बिहार बोर्ड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनियमित रूप से कराई जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी का समर्थन मिलेगा। तो स्कूल में जिन विद्यार्थियों को प्रॉब्लम था, डाउट था, तो मैंने सोचा कि इस डाउट को यूट्यूब के माध्यम से ही कराया जाए। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में जो आप लोगों को आप लोगों का सेकंड चैप्टर में डाउट था, 52 नंबर क्वेश्चन एमटीजी एमसीक्यू से, एमटीजी का जो एमसीक्यू से, और 56 नंबर में डाउट था, तो उसको मैं अभी यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो ये जो क्वेश्चन है, ये 2026 में पूछा जा चुका है। 4 नंबर का है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो है 1 1 नंबर का होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग करते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन है, CBQ है। ठीक है, और देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए, क्या करना है आपको? रीड द गिवन सोर्स केयरफुली। आपको इस सोर्स दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और उसके आधार पर आपको आंसर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन कह रहा है, टू द अल्टर ऑफ दिस रिवोल्यूशन वी हैव ब्रॉट आवर यूथ एज इंसेंस। व्हाट इट मीन्स, क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टू द अल्टर ऑफ दिस रिवोल्यूशन, इस क्रांति इस क्रांति की वेदी पर हम अपने यौवन को धूप में लेकर आए हैं। इसका यही मतलब हुआ कि क्रांति की इस वेदी पर हम अपने यौवन को धूप में लेकर आए हैं। इसका मतलब हुआ कि भारत जो है आजाद कराने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए राष्ट्रवादियों ने अपने जीवन की सबसे खूबसूरत उम्र जो होती है, राष्ट्र जो जीवन की सबसे खूबसूरत उम्र होती है, तो क्या होती है? जवानी, है ना। जीवन की सबसे खूबसूरत समय होता है, वह जवानी का समय होता है। उसको क्या कर दिया? खपा दिया। ठीक है, देश को आजाद कराने के लिए राष्ट्रवादियों ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? खपा दिया है। तो देश को आजाद कराने के लिए राष्ट्रवादियों ने अपने जीवन की सबसे खूबसूरत उम्र जवानी को क्रांति की आग में पूरी तरह क्या कर दिया है? समर्पित कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे बेदी या हवन कुंड में सुगंधित धूप अर्पित की जाती है। बेदी जो होता है ना, उसमें सुगंधित धूप को अ, अर्पित किया जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारे राष्ट्रवादियों ने अपने अपने जीवन का जो सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, अ, जिसको हम बोलते हैं जवानी, यूथ, उसको समर्पित कर दिया है। ठीक, मेनी मेनी नेशनलिस्ट मेनी नेशनलिस्ट thought that the struggle against the British could not be won through non-violence। ठीक है, कई जो नेशनलिस्ट थे, कई राष्ट्रवादियों का मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को अहिंसा के जरिए नहीं जीता जा सकता था। देखिए, महात्मा गांधी की नन वायलेंस से अलग, महात्मा गांधी का जो आंदोलन करने का तरीका था वो नन वायलेंस था। ठीक है, उससे अलग कुछ जो क्रांतिकारी थे, कुछ जो रिवोल्यूशनरी थे, उनकी सोच थी कि ब्रिटिश हुकूमत इतनी क्रूर है, इतनी क्रूर है कि उसे केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनों या प्रार्थनाओं से नहीं झुकाया जा सकता था। देखिए, ये महात्मा गांधी टाइप के जो नरमपंथी लोग थे, वो इस मॉडल पर PPP, इस मॉडल पर चलते थे। इसका मतलब, पी का मतलब होता है प्रेयर, पिटिशन और पीसफुल प्रोटेस्ट। मतलब ये प्रार्थना करते थे, याचना करते थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में अपना विश्वास रखते थे। ठीक है, लेकिन उससे इतर कुछ राष्ट्रवादियों का मानना था कि केवल अहिंसा के बल पे हम ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ नहीं फेंक सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। In the year 1928, the Hindustan Socialist Republican Army (HSRA) was founded at meeting in Firozshah Kotla ground in Delhi।
1928 में, 1928 में, 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, याद रखिएगा कि HSRA, पहले तो याद रखना है आपको इसमें कि HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब करी गई थी? तो 1928 में। कहाँ करी गई थी? तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में करी गई थी। ठीक है, तो 1928 में, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना फिरोज शाह कोटला कहाँ पे? दिल्ली में की गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। Amongst its leader were भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष। इनके नेताओं की हम बात करें, इनके संस्थापक सदस्यों की हम बात करें, तो उनमें सबसे प्रमुखता से नाम आता है, वो है कौन? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In a series of dramatic actions in different parts of India, the HSRA targeted some of the symbols of British power. What it means? क्या मतलब हुआ इसका? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, भारत के अलग अलग हिस्सों में नाटकीय ड्रामेटिक कार्रवाइयों की एक सीरीज में, भारत के अलग अलग हिस्सों में नाटकीय और साहसिक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला में HSRA ने, अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान सॉरी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने, ठीक है, HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कुछ प्रतीकों को, ब्रिटिश हुकूमत का कुछ सिंबल था, उसको टारगेट करने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए एच एस आर जो रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने अंग्रेजों के मन में डर पैदा करने और भारतीय जनता को जगाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में कई बड़े और चौंकाने वाले एक्शन किए। उन्होंने सीधे उन जगहों या अधिकारियों पर हमला किया जो भारत पर ब्रिटिश हुकूमत या गुलामी का प्रतीक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, इन अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली। 1929 में, कब? 1929 में, ठीक है, 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर एक बम फेंका। ठीक है, जो विधानमंडल था उस पे एक बम फेंका। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। आगे बढ़ते हैं। इन द सॉरी in the same year there was an attempt to blow up the train that Lord Irwin was traveling in। उसी साल, उसी वर्ष, यानी यह बात हो रही है कब की? 1929 की बात हो रही है। 1929 में ही, उसी वर्ष क्या हुआ कि एक ट्रेन को भी उड़ाने का प्रयास किया गया था। एक ट्रेन को भी उड़ाने का प्रयास किया गया था, जिसमें कौन यात्रा कर रहे थे? उस समय के तत्कालीन वायसराय कौन थे? उस समय लॉर्ड इरविन साहब उस यात्रा कर रहे थे। उसी साल 1929 में ही उन जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, उसी ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया था। देखिए, भारत की उस समय तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय थे कौन? लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम विस्फोट करके उन्हें निशाना बनाने का प्रयास किया गया था। ताकि, क्यों किया गया था? ताकि ब्रिटिश सरकार को यह महसूस कराया जा सके कि क्रांतिकारी हर जगह मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, भगत सिंह was 23 when he was trialed and executed by the colonial government। क्या मतलब हुआ इसका? कि भगत सिंह पर जब कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी दे दी गई, तब उनकी उम्र कितनी थी? 23 वर्ष। कितनी उम्र थी? 23 वर्ष। इस बात का आप लोग प्रॉपर ध्यान रखेंगे। ओके,
ड्यूरिंग During his trial, Bhagat Singh stated that he did not wish to glorify the cut of the bomb and pistol, but wanted a revolution in society. देखिए, अपने मुकदमे के दौरान, अपने ट्रायल के दौरान भगत सिंह ने इस स्पष्ट किया कि वह बम और पिस्तौल की जो संस्कृति है उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वह बम और पिस्टल की संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं चाहते थे, बल्कि वो समाज में क्रांति चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे है। रेवोल्यूशन इज inalienable. Revolution is inalienable right of mankind. जो क्रांति जो है, क्रांति मानव जाति का एक ऐसा अधिकार है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, क्रांति जो है, रिवोल्यूशन इज द इनएलाइनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड। फ्रीडम इज द imprescriptible birthright of all. स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध और चिर अस्थायी अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता जो है सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। आगे है, द लेबरर इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी। ठीक, देखिए यहाँ पे कहा गया है किसान है जो मजदूर हैं, है ना, मजदूर और किसान ही वह समाज का क्या है, पालन करता है, सस्टेनर है। ठीक, टू दिस altar of this revolution we have brought your youth as incense. ठीक है, इस क्रांति की वेदी पर हम अपने यौवन को धूप में देकर आए हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर नो sacrifice is too great for so magnificent a cause. क्या कहा गया है? कहा गया है कि जैसे यहाँ एक बार फिर समझिए, टू द अल्टर ऑफ दिस रेवोल्यूशन वी हैव ब्रॉट योर यूथ एज इंसेंस फॉर नो सेक्रीफाइस इज टू ग्रेट फॉर सो मैग्निफिसेंट अ कॉज। इसका मतलब हुआ कि इस क्रांति की वेदी पर हम अपने यौवन को धूप में लेकर आए हैं, क्योंकि इतने महान उद्देश्य के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है। यहाँ भगत सिंह कहते हैं कि मजदूर और किसान ही समाज को चलाते हैं, समाज के पालन करता है। भारत की पूर्ण आजादी और समानता वाले समाज का निर्माण करना इतना पवित्र और बड़ा उद्देश्य है कि इसके लिए अपनी जवानी या अपनी जान की बाजी लगा देना भी कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं कहलाएगा। ठीक है, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का जज्बा युवाओं में होना चाहिए। We are content. We await the advent of revolution. इनकलाब जिंदाबाद। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ we are content, हम संतुष्ट हैं। We await the advent of revolution, हम क्रांति के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, यानी यहाँ भगत सिंह कहते हैं कि देश की सेवा इस
रास्ते को चुनकर, देश की सेवा के लिए इस रास्ते को चुनकर हमारे मन में कोई मलाल नहीं है, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में समाज में बदलाव की क्रांति जरूर आएगी। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए, ये था आपको पूरा पैराग्राफ। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक। ओके, चलिए, तो पहला प्रश्न है द वाई द फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ यानी टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है। वाई इज द फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के फॉर्मेशन को भारत के फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण एक टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है, ठीक। अब देखिए, इसका जो आंसर है आपको 1 मार्क्स के लिए देना, 1 मार्क्स के लिए देना है, ठीक है। कितना मार्क्स के लिए देना है? 1 मार्क्स के लिए देना है। चलिए, तो इस यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है। आप 4 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे इसमें आंसर में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक। चलिए, आप बता सकते हैं कि पहला जो है, पहला जो आंसर आप दे सकते हैं, मेनी नेशनलिस्ट थॉट दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कुड नॉट बी वन थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक। अब बता सकते हैं कि बहुत सारे जो राष्ट्रवादी थे, बहुत सारे राष्ट्रवादियों का मानना था कि आजादी जो है वह बहुत सारे राष्ट्रवादियों का मानना था कि ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष है, तो उसके लिए जो हम लोगों ने रास्ता अपनाया हुआ है अहिंसा का, तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बल पर, अहिंसा के बल पर हम केवल नहीं जीत सकते हैं, ठीक। तो इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इट लेड टू द राइज ऑफ न्यू लीडरशिप ऑफ यंग रिवोल्यूशनरीज। इसके कारण, ठीक है, इसके कारण युवा क्रांतिकारियों के एक नए नेतृत्व का उदय हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जब गठन हुआ, तो इससे एक न्यू लीडरशिप, एक नया नेतृत्व, एक नया युवा नेतृत्व, नया यंग लीडरशिप, क्रांतिकारियों का एक नया यंग लीडरशिप सामने आया। आप तीसरा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन लिख सकते हैं इसमें कि इट हेल्प टू स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट स्पिरिट। इसने राष्ट्रवादी भावना को, ठीक है, इसने राष्ट्रवादी भावना को, नेशनलिस्ट स्पिरिट को फैलाने में सहायता प्रदान किया। किसके फॉर्मेशन ने? HSRA के फॉर्मेशन ने। और चौथा पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, इट fueled national sentiments and gave rise to patriotic
फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब हुआ कि इट फ्यूल्ड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड गेव राइज टू पेट्रियोटिक फर्वर। इसने लोगों में, ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स सेंटिमेंट्स स्थापित करने और पेट्रियोटिक फर्वर मतलब अ, देशभक्ति जगाने का काम किया, ठीक है। इसने लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने का काम किया और देशभक्ति की भावना को जगाने का काम किया। चलिए, ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका सेकंड नंबर है, अभी वो 1 मार्क का है। हाउ डिड भगत सिंह ट्रायल स्पीसीज ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम रिवोल्यूशनरी टू अ फिलोसफर ऑफ फ्रीडम? ट्रायल के दौरान भगत सिंह ने जो स्पीच दिया था, इस प्रश्न पूछा गया है कि ट्रायल के दौरान भगत सिंह ने जो स्पीच दिया था, तो उस स्पीच ने उनको रिवोल्यूशनरी से, क्रांतिकारी से स्वतंत्रता संग्राम का एक फिलोसफर के रूप में कैसे ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। आइए इसका उत्तर हम कैसे देंगे, इसको देखते हैं। इसमें भी आप चार 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 पॉइंट में से 1 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। पहला पॉइंट है, भगत सिंह स्टेटेड दैट ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई द कट ऑफ द बॉम्ब एंड पिस्टल बट वांटेड अ रिवॉल्यूशन, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि भगत सिंह ने स्पष्ट किया कि वह बम और पिस्तौल की संस्कृति का महिमा मंडन नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे क्या करना चाहते थे, क्रांति करना चाहते थे, ठीक। अब इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा लाइन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, भगत सिंह ब्रॉडर विजन ऑफ टीम फॉर्मेशन सोशियो पोल या सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल ब्रॉड रिवॉल्यूशन इन द सोसाइटी। देखिए, इस लाइन का मतलब है कि भगत सिंह कोई तत्कालीन लड़ाई भगत सिंह कोई तत्कालिक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनका नजरिया बहुत बड़ा था। अब एक ऐसे संगठन और समाज बनाना चाहते थे जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अर्थात सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, ठीक है, रूप से जागरूक हो। उनके इसी गहरे विजन ने लोगों की सोच में एक वैचारिक क्रांति पैदा की। अगला पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि ही वांटेड रेडिकल चेंजेस इन सोसाइटी। वह समाज में अभूतपूर्व वह समाज में अभूतपूर्व बदलाव चाहते हैं, ठीक है। रेडिकल चेंज चाहते हैं, समाज में बुनियादी परिवर्तन चाहते हैं, समाज में बदलाव चाहते हैं, ठीक। उसके बाद में आप अगला जो पॉइंट है, ही ग्लोरिफाइड नेशनलिज्म अगेंस्ट कॉलोनियल पावर। इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता यानी कॉलोनियल पावर के खिलाफ नेशनलिज्म का महिमा मंडन किया, ठीक है। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने बयानों से देशवासियों को यह एहसास कराया कि अपनी मातृभूमि के लिए खड़े होना और विदेशी हुकूमत का विरोध करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। उन्होंने राष्ट्रवाद को पवित्र भावना के रूप में स्थापित किया। किसने? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने, राइट। चलिए, आप ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि हिज स्पीचेस डिस्कस्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी, एक्सप्रेसिंग फिलोसफिकल आइडियाज लिंक्ड टू फ्रीडम। इस बात का क्या मतलब हुआ?
इस बात का मतलब हुआ, जब ट्रायल चल रहा था तो ट्रायल में दिए गए अपने स्पीच में सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा नहीं थे, बल्कि उनमें एक अ, एक क्या बोलते हैं उसको, गहरी फिलोसफी थी, उनमें गहरी फिलोसफी थी। ठीक है, एक डीप फिलोसफी थी जब वो भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे ट्रायल के दौरान। ठीक है, अदालत में उन्होंने अदालत में, कोर्ट में जो भाषण दिया था, स्पीच दिया था, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें केवल अंग्रेजों में के खिलाफ गुस्सा नहीं था, बल्कि उसमें एक डीप फिलोसफी थी उसमें। उन्होंने खुलकर बात की कि असली आजादी क्या है, न्याय किसे कहते हैं, समाज में सबको बराबरी का हक कैसे मिलना चाहिए। इन गंभीर विचारों के कारण ही उन्हें एक दार्शनिक का दर्जा मिला, एक फिलोसफर का दर्जा मिला। ठीक, चलिए, ये था। इसमें से कोई एक पॉइंट, एनी वन पॉइंट टू बी एक्सप्लेन, इसमें से कोई भी एक पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो है क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि व्हाट वे डिड भगत सिंह रीडिफाइंड द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर हिज जनरेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि भगत सिंह ने अपने अपने जनरेशन के लिए क्रांति के अर्थ को किस प्रकार से रीडिफाइन किया, किस तरीके से रीडिफाइन किया, उसका आंसर इसमें देना है। ठीक है, और ये 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। तो इस 2 मार्क्स में आपको इसमें से किसी 2 पॉइंट को आपको लिखना है अपने आंसर में। ठीक है, जैसे पहला है ही कंसिडर्ड रिवॉल्यूशन एज द इनएलाइनेबल राइट ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, उन्होंने उन्होंने क्रांति को मनुष्यों का एक ऐसा अधिकार माना जिसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, उन्होंने क्रांति को मनुष्य का एक ऐसा अधिकार माना, ठीक है, ऐसा अधिकार माना जिसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक, दूसरा दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ही कंसिडर्ड फ्रीडम एज द इम्प्रेस्क्रिप्टिबल बर्थ राइट ऑफ ऑल। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता जो है हर किसी का, ठीक है, क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक, तो आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं कि ही वांटेड यूथ टू सेक्रीफाइस फॉर द कॉज ऑफ नेशंस फ्रीडम। वो चाहते थे वो चाहते थे कि युवा देश की आजादी के उद्देश्य के लिए अपना बलिदान दे। ठीक है, भगत सिंह का मानना था कि युवाओं में सबसे ज्यादा ऊर्जा और जोश होता है। यूथ जो होता है, यूथ इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, एनर्जी होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, सबसे ज्यादा जोश होता है। तो भगत सिंह चाहते थे कि अ, कि युवा देश की आजादी के उद्देश्य के लिए अपना बलिदान दे। ठीक है, उन्होंने अपनी पीढ़ी के युवाओं को पीढ़ी की अपने अपने जो पीढ़ी की युवा थे, तो अपनी पीढ़ी की युवाओं से आह्वान किया कि अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर देश को कॉलोनियल गवर्नमेंट से मुक्त कराने के महान काम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आगे आए। ठीक है, इस तरह का व्यक्तित्व के व्यक्ति थे हमारे भगत सिंह। ठीक, नेक्स्ट है, ही वांटेड द एडवेंट ऑफ रिवॉल्यूशन। वे क्रांति का आगमन चाहते थे। वो चाहते थे कि क्रांति की शुरुआत हो, क्रांति के आगमन चाहते थे। कौन? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज यूज्ड फॉर राइजिंग द स्पिरिट ऑफ इंडियंस फॉर फ्रीडम। इनकलाब जिंदाबाद के नारों ने, ठीक है, भारतीयों के मन में आजादी के लिए, आजादी का एक अलग ही एहसास भरा। ठीक है, जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, ये स्लोगन जो था, उसने भारतीयों के मन में आजादी के लिए एक अलग प्रकार का स्पिरिट भरा। ठीक है, चलिए, तो ये था केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें से 2 पॉइंट आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो आपका अगला क्वेश्चन था वो था कि
56 नंबर क्वेश्चन है, MTG 56 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा उसमें। एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अमंग डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। देखिए, समाज के, सोसाइटी के विभिन्न वर्गों के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रोग्रेस को एग्जामिन करना है, उसकी जांच करना। कैसे? समाज के जो अलग अलग वर्ग थे, ठीक है, जैसे रिच पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट्स थे, बिजनेस कम्युनिटी थे, वर्कर्स थे, ठीक है। उसके अलावा आप देखिएगा कि वोमेन्स थे, तो इनके बीच, ठीक है, इनके बीच जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे कैसे प्रोग्रेस किया, इसको आपको देखना है, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं इसको। आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्रू सपोर्ट फ्रॉम वेरियस सोशल ग्रुप्स। मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विभिन्न सामाजिक समूहों से समर्थन मिला, ठीक है। पहला पहला क्या था? पहला जो समर्थन था वो मिला आपको रिच पीजेंट्स थे, ठीक है, यानी जो अमीर किसान थे उनसे समर्थन मिला। चलिए, these peasants they demanded revenue relief. Many supported the movement because falling crop prices had hurt them. देखिए, हुआ यह था कि 1929 से 30 के बीच में ग्रेट एक डिप्रेशन आया था, यानी महामंदी का दौर था। कौन सा दौर? 1929 से 1930 का जो दौर था वो महामंदी का दौर था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का दौर था, ठीक है। उसके कारण हुआ ये था कि फसलों के दाम बहुत गिर गए थे। फसलों के जो दाम जो थे वो क्या हुए थे? फसलों के जो दाम थे वो बहुत क्या हुए थे? गिर गए थे, ठीक है। फसलों के दाम क्या हुए थे? बहुत ज्यादा गिर गए थे, ठीक। मेनी अब इससे क्या हुआ कि पाटीदार, गुजरात के जो पाटीदार थे और जाट जो थे उत्तर प्रदेश के, जैसे अमीर किसानों के पास क्या हो गया था? कैश खत्म हो गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारी टैक्स देने में असमर्थ थे। सरकार ने टैक्स कम करने से मना कर दिया, इसलिए इन अमीर किसानों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया ताकि उनके टैक्स को कम किया जा सके, ठीक है। अब देखिए अगला है पुअर पीजेंट्स, ठीक है। दे वांटेड रेंट relief but Congress was cautious. माफ कीजिएगा, कॉशियस लिखा हुआ है, बट कांग्रेस वाज कॉशियस अबाउट फुली बैकिंग देयर डिमांड्स फॉर फियर ऑफ एलाइनेटिंग रिचर पीजेंट्स। गरीब किसान जो थे वे किराए में रहा चाहते थे, लेकिन कांग्रेस अमीर किसानों को नाराज करने के डर से उनकी मांगों का पूरी तरह से समर्थन करने में सतर्कता बरत रही थी, ठीक है। किसान जो थे, गरीब किसान, वो सिर्फ टैक्स माफी नहीं चाहते थे, बल्कि जमींदारों को दिया जाने वाला जमीन का किराया भी माफ कराना चाहते थे, क्योंकि मंदी के कारण उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कई जगह नो रेंट अभियानों में हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को डर था कि अगर वे गरीब किसानों को जमींदार विरोधी मांगों का खुलकर समर्थन करेंगे तो अमीर किसान और जमींदार आंदोलन से अलग हो जाएंगे और कांग्रेस का साथ क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगला है बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस लीडर्स sought protection from imports and supported boycotts. Organizations like FICCI were formed to represent industrial interests. देखिए, जो बिजनेस क्लास थे, बिजनेस कम्युनिटी थी, ठीक है, व्यवसायिक नेता जो थे, बिजनेस लीडर्स, तो बिजनेस लीडर्स ने इंपोर्ट से सुरक्षा की मांग की, ठीक है, विदेशी इंपोर्ट से, फॉरेन इंपोर्ट से सुरक्षा की मांग की और बहिष्कारों का, ठीक है, बहिष्कारों का, बॉयकट्स का समर्थन किया,
ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जैसे फिक्की जैसे संगठनों का गठन किया। ठीक है, अपनी औद्योगिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिक्की जैसे संगठनों का गठन किया। देखिए हुआ यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, वर्ल्ड वार के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, ठीक है, भारतीय व्यापारियों ने खूब मुनाफा कमाया था। वे अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वे ब्रिटिश सरकार की उन नीतियों के खिलाफ थे जिससे भारत में विदेशी सामान आसानी से आ जाता था। उन्होंने विदेशी कपड़ों और वस्तुओं के बहिष्कार का पूरा समर्थन किया और वस्तुओं के बहिष्कार का पूरा अ, जी हाँ, उन्होंने क्या किया कि सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पेन जो था वो काम करना बंद कर दिया था, सॉरी। मैं था यहाँ पे कि मैं बता रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भारतीयों ने खूब मुनाफा कमाया था। वे अपने व्यापार को क्या करना चाहते थे और इंक्रीज करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, इसलिए वो क्या था, वो ब्रिटिश सरकार के पॉलिसीज के खिलाफ थे। ठीक है, वह वे खिलाफ थे जिससे भारत में विदेशी सामान आसानी से आ जाता था, उस पॉलिसी के खिलाफ थे। मतलब ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उसके खिलाफ थे। ब्रिटिश सरकार की नीति जो थी उसके तहत भारत में विदेशी सामान आसानी से आ जाता था, लेकिन भारतीय जो उद्योगपति थे, जो व्यापारी लोग थे, वो लोग ऐसा चाहते नहीं थे। उन्होंने विदेशी कपड़ों और वस्तुओं के बहिष्कार का पूरा समर्थन किया, आंदोलन को आर्थिक मदद भी दी। अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने 1927 में 1927 में, ठीक है, 1927 में फिक्की, FICCI, फिक्की, ठीक है, फिक्की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना भी की। ठीक है, चलिए अगला है वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स took part in some strikes, but overall participation was limited because the Congress was seen as close to industrialists। देखिए, औद्योगिक श्रमिकों ने कुछ हड़तालों में भाग लिया, लेकिन कुल मिलाकर भागीदारी उनकी सीमित ही थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस को उद्योगपतियों के करीब देखा जाता था। कांग्रेस जो थी वह जितने भी उद्योगपति थे, इंडस्ट्रिस्ट थे, उनके बहुत ज्यादा करीब थी। देखिए वह था कि नागपुर जैसे कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में जितने भी औद्योगिक मजदूरों ने इस आंदोलन में बहुत कम हिस्सा लिया। ठीक है, बहुत कम हिस्सा लिया। नागपुर में अधिक संख्या में हिस्सा लिया था वहाँ के वर्कर्स ने, लेकिन भारत के अन्य देशों में बहुत कम हिस्सा लिया, लिमिटेड मात्रा में। इसका मुख्य कारण यह था कि जैसे जैसे जो बिजनेसमैन कांग्रेस के करीब आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से दूर होते गए। मजदूरों को लगता था कि कांग्रेस केवल किसकी पार्टी है? केवल मालिकों का फायदा सोचती है। कांग्रेस केवल किसका फायदा सोचती है? मालिकों का फायदा सोचती है। उनकी कम मजदूरी और काम के खराब हालतों पर ध्यान नहीं देती है। ठीक है, मतलब मजदूरों को लग रहा था कि कांग्रेस उनके हितों की रक्षा नहीं कर रही है, उनके लिए काम नहीं कर रही है, वह केवल मालिकों का फायदा सोचती है, उनका फायदा नहीं सोचती है। इससे क्या हुआ कि कांग्रेस और मजदूरों के बीच में क्या होने लगा? डिस्टेंस बढ़ने लगा, दूरियां बढ़ने लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ओमेन। ओमेन पार्टिसिपेटेड women participated widely. They joined marches, manufactured salt and pick, picked picketed shops, and many faced im, imprisonment। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी महिलाओं ने, मतलब महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लिया था। वुमेन पार्टिसिपेटेड वाइडली, दे ज्वाइन मार्चेज, उन्होंने मार्च ज्वाइन करी। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया। ठीक है,
और इस दौरान बहुत सारी महिलाएं जो थी वह जेल भी गईं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो आज मेरा पहला क्लास था। ठीक है, कुछ तकनीकी खामियां हैं अभी, जिसको समय के साथ दूर कर लिया जाएगा। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये क्लास? और अब से जैसे जैसे हमको समय मिलेगा तो रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोज आएंगे, आपकी बेहतरी के लिए। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो हम हम आपके लिए आपसे ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग मेहनत करिए। देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।